हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एफिशिएंट इंटरनल चेक। जैसे कि हम पिछले वीडियो में कंटिन्यू कर रहे थे, इंटरनल चेक क्या होता है। इंटरनल चेक का मतलब है वो हर एक स्टेप, वो हर एक कोशिश जो एक ऑर्गेनाइजेशन करता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्क को बहुत सारे लोगों के बीच में डिवाइड किया जाता है सो दैट एक व्यक्ति का काम जो है साइमल्टेनियसली चेक होता रहे दूसरे व्यक्ति के साथ, सो दैट एरर्स एंड फ्रॉड को जो है मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर है? तो आज का जो वीडियो उसी को कंटिन्यू करते हुए टॉपिक है फीचर्स ऑफ एफिशिएंट इंटरनल चेक, या हम आज पढ़ेंगे इंटरनल चेक जो है उसमें क्या क्या चीज होना चाहिए उसको एफिशिएंट करने के लिए या उसको ठीक से इंप्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या फायदा या क्या नुकसान होता है इंटरनल चेक का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आज का फीचर्स। फीचर्स में पहला फीचर है क्लियर डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो सबसे पहला चीज जो इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज के बीच में जो ड्यूटी और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ठीक है, द डिवीजन ऑफ वर्क among the employees of the organization or unit should be such that their duties, responsibilities and authority are clearly defined। उनका क्या ड्यूटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या ऑथोरिटी, ऑथोरिटी मतलब क्या पावर है, वो क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि उसका क्या ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर है, so that there is no scope of interference मतलब दखल अंदाजी among the employees, and in case of errors the concerned employees can be held liable। अगर हम ड्यूटीज क्लियरली डिफाइन करेंगे तो उससे क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज में एरर हुआ तो हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को फिर जो है हेल्ड लायबल कर पाएंगे, उसको बोल पाएंगे कि तेरी गलती है बोल के, क्योंकि वो काम हम उसको दिए थे। तो जब ड्यूटीज क्लियरली डिफाइंड होगा, कोई भी एरर होगा तो हम एरर किसके वजह से हुआ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर पाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है सडन चेंज इन ड्यूटीज। बहुत बार काम को जो है सडन चेंज करते रहना चाहिए। आज जैसे कोई व्यक्ति एक काम कर रहा है तो उसको दूसरा काम देना चाहिए और दूसरे वाले को पहला काम। इससे क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक पर्टिकुलर काम मैं करता हूं बोल के फिक्स नहीं रहेगा, जिससे वो फ्रॉड करने का कम से कम कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम जो है कभी भी सफल हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके जगह पे आ सकता है। तो हमेशा सतर्क रहेगा उस चीज के लिए। ठीक है, one employee should not be allowed to work on the same books of accounts for a very long period of time। लंबे समय के लिए एक ही काम एक ही व्यक्ति नहीं करना चाहिए। The work should be rotated among the employees। However, such rotation should be done keeping in mind the nature of work। काम को रोटेट करने से पहले उसका नेचर देखना चाहिए, एंड द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की परिस्थितियां भी देख लेनी चाहिए। इट इज ऑल्सो डिजायरेबल दैट रोटेशन ऑफ ड्यूटी डन सडनली विदाउट प्रायर इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉय। ये बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई ड्यूटी को सफल करें, चेंज करें, तो पहले से प्रायर इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए एम्प्लॉय के पास, वरना वो अपने एरर्स को ठीक कर लेगा। सडन चेंज होना चाहिए ड्यूटी, सो दैट कोई भी एरर्स, फ्रॉड है तो वो फाइंड आउट हो सके। क्लियर? थर्ड आता है अकाउंटिंग फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन बाय वेरियस पर्सन। ये तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि एक ही चीज का जो काम है, एक पर्टिकुलर वर्क जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति को असाइन ना करके पार्ट पार्ट में बहुत सारे लोगों को असाइन करना चाहिए। नो ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिगिनिंग to the end by the same person, and the work for completing the various parts of the job should be allotted to various different people। तो एक ही काम को डिवाइड करके डिफरेंट लोगों के बीच में एलोकेट करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 4, ऑटोमेटिक चेकिंग. नो एम्प्लॉय शुड बी ब्लाइंडली ट्रस्टेड and the work of every employee should normally be checked by one or more person. तो कोई भी एम्प्लॉय को ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए और हर समय एक पर्टिकुलर पर्सन का वर्क कोई दूसरा व्यक्ति जरूर चेक करना चाहिए. सच एग्जामिनेशन शुड बी ऑटोमेटिक एंड कंटिन्यूस. ये एग्जामिनेशन होना चाहिए अपने आप और कंटिन्यूसली होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कभी हुआ कभी नहीं हुआ. रेगुलरली एक का काम दूसरा आदमी चेक करेगा ही करेगा. नेक्स्ट, पर्सनल सुपरविजन. सुपरविजन मतलब देखरेख करना. द अकाउंट्स रिलेटिंग टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश एंड रिसीट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड्स एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स शुड बी पर्सनली सुपरवाइज्ड. तो कैश और गुड्स से रिलेटेड चीजें जो है उसको थोड़ा सा पर्सनली देखना चाहिए बाय सीनियर एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स. क्लियर है? नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, एडिक्वेट कंट्रोल शुड बी मेंटेन ऑल द टाइम ऑन द रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश. तो कैश कंट्रोल हमेशा होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो फ्रॉड और एरर का चांसेस है वो कैश से रिलेटेड है या थोड़ा बहुत गुड्स से रिलेटेड होगा. ठीक है, हम कुछ बेसिक रूल्स फॉलो कर सकते हैं जैसे कैश कलेक्टेड ऑन द पर्टिकुलर डे शुड बी डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे. जैसे आज का पैसा जो कलेक्शन हुआ आज ही बैंक में डिपॉजिट होगा या कल डिपॉजिट होगा सुबह सुबह. ठीक है. एम्प्लॉयज मैनेजिंग कैश शुड नॉट हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग आदमी मेंटेन कर रहा है और कैश अलग आदमी कलेक्ट कर रहा है. पर्सन अलग अलग होने चाहिए. द सेलर ऑफ गुड्स एंड पीपल मेकिंग एंट्रीज इन द बुक्स should not be the authorized to receive cash. तो वही बोल रहा है जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर रहे हैं उनको अधिकार नहीं होना चाहिए कैश रिसीव या पेमेंट करने का. तो बेसिकली जो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं और जो लोग कैश कलेक्ट या पे कर रहे हैं ये पर्सन जो है अलग अलग होने चाहिए. क्लियर? तो दिस इज पॉइंट नंबर 6. नेक्स्ट कम्स पॉइंट नंबर 7. एक पॉइंट और इसमें, एज फार एज पॉसिबल पेमेंट शुड बी मेड थ्रू चेक. कैश को कम करके मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया है तो हमको ऑब्वियसली ज्यादा ट्रांजेक्शन्स जो है वो बैंक से करना चाहिए. बैंक से करने का फायदा है क्योंकि बैंक से करने से क्या होगा, एक रिकॉर्ड रह जाएगा और बैंक से ट्रांजेक्शन होने से कोई भी फ्रॉड करने का कोशिश कम करेगा हमेशा. ठीक है. नेक्स्ट, गुड्स कंट्रोल. जैसे कैश का कंट्रोल जरूरी है वैसे गुड्स कंट्रोल भी जरूरी होगा. The system of ordering purchase of goods, receipt of goods, dispatch of goods to various departments should be tightly controlled. Goods का order करना, goods receive करना, goods भेजना, ये सब tightly control होना चाहिए. No employee should be allowed to take any goods outside the organization without proper authorization. अब ये सब बातें बिना अधिकार के, बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, बिना परमिशन के किसी भी एम्प्लॉय को अधिकार नहीं होना चाहिए गुड्स को ऑर्गेनाइजेशन से बाहर लेके जाने का. ठीक है. नेक्स्ट, अकाउंटिंग कंट्रोल. एज फार एज पॉसिबल द सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम शुड बी अडॉप्टेड फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ लेबर सेविंग डिवाइसेस सच एज अकाउंटिंग मशीन्स, कैश रजिस्टर्स, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन एक्सेट्रा शुड बी यूज्ड टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट. तो अकाउंटिंग में कुछ टेक्निक से जो हम यूज कर सकते हैं जैसे कि एक टेक्निक है सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम, मशीन से अकाउंटिंग करना, कैश रजिस्टर्स मेंटेन करना, ये सब कुछ हम कर सकते हैं टाइम एंड मनी, टाइम एंड बेसिकली टाइम एंड कॉस्ट को सेव करने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, कॉरस्पॉन्डेंस सिस्टम. कॉरस्पॉन्डेंस मतलब बेसिकली रिप्लाई करने का तरीका है ना. The mail received in the organization should also be opened by a responsible officer. जो भी मेल आ रहा है रिस्पॉन्सिबल आदमी उसको देखना चाहिए. All necessary letters, registers, money order etc. should be handed over to the concerned people only after they have been duly entered in the register. किसी को भी हम पैसा दे रहे हैं, मनी ऑर्डर आया है, कोई लेटर आया है, तो उसको उस व्यक्ति को लेटर देने से पहले प्रॉपरली रजिस्टर में एंट्री हो जाना चाहिए. उससे क्या होगा, एक प्रूफ रहेगा कि हाँ उसको लेटर डिलीवर हुआ था. जैसे तुम देखे भी होगे
कोई कोरियर आता है तो एक जगह साइन करते हो, उसके बाद कोरियर रिसीव होता है। तो ये बेसिक सा तरीका इंश्योर करने के लिए कि एक प्रूफ रह जाए कि तुमको हाँ वो लेटर या कोरियर रिसीव हुआ था। ठीक है। इन केस चेक्स, ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव थ्रू मेल, दे शुड बी क्रॉस्ड बिफोर दे आर हैंडेड ओवर टू द कैशियर। क्रॉस चेक क्या होता है? सिर्फ अकाउंट में डिपॉजिट होता है। क्रॉस चेक जानते हो, वैसे ये चेक है, ऐसे यहाँ पे दो ठो लाइन ड्रॉ करना, उससे क्या होता है, चेक जो है सिर्फ अकाउंट में डिपॉजिट होगा, जो अकाउंट वहां पे लिखा हुआ होगा जिसके नाम पे, कैश नहीं मिलेगा। अगर तो बैंक जाओगे चेक दिखाओगे तो कैश नहीं देगा बैंक वाला, अकाउंट में ही डिपॉजिट होगा। उससे क्या होगा, कैशियर जो है पैसा निकाल के भाग नहीं सकता, वो पैसा कंपनी के ही बैंक अकाउंट में आएगा सिर्फ। ठीक है। नेक्स्ट, कंपल्सरी लीव। कंपल्सरी लीव मतलब क्या? जबरदस्ती छुट्टी देंगे? देखो ये भी एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 10, कंपल्सरी लीव। समटाइम एम्प्लॉय डू नॉट टेक एनी लीव और टेक वेरी फ्यू लीव्स बिकॉज दे हैव कमिटेड सर्टेन फ्रॉड्स, है ना। सोच के देखो, कोई आदमी बहुत बड़ा फ्रॉड किया है तो वो बहुत कम छुट्टी लेता है या बिल्कुल छुट्टी ही नहीं लेता है, क्योंकि उसको डर है वो नहीं रहेगा तो उसका जो चोरी है पकड़ा जा सकता है ना। which they do not want to be detected. Hence every employee should be, इसलिए छुट्टी देना जरूरी है, should be sent on leave at least once in a year and in his absence his work should be checked. सोच के देखो कितना चालाक है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहा है, जाओ जाओ घूम के आओ, 7 दिन 10 दिन जाओ शिमला मनाली कश्मीर घूम के आओ। पीछे से कंपनी क्या करेगा, तुम्हारा किया हुआ काम को चेक करेगा, सो दैट कंपनी इंश्योर कर सके कि तुम कोई भी फ्रॉड नहीं किए हो। ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 11, एक सेकेंड, पॉइंट नंबर 11, correspondence with debtors and creditors. There should be regular correspondence, का मतलब interactions, बातचीत with all the debtors and creditors time to time in order to find out whether their accounts in the books are correct or not. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, डेटर से पैसा तो मिल गया है लेकिन हम बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी भी दिखा रहे हैं कि डेटर से पैसा मिलना बाकी है। कई बार क्या होता है, क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं हुआ है लेकिन हम दिखा दें कि पेमेंट हो गया है, या पेमेंट हो गया हम दिखा रहे हैं कि पेमेंट नहीं हुआ है। तो हमेशा एक क्रॉस चेक जरूरी है डेटर क्रेडिटर के साथ, सो दैट हम कंफर्म कर सके कि जो भी एंट्रीज हुए हैं वो करेक्ट है या फिर नहीं, है ना। वरना क्या होगा, डेटर पैसा दे दिया है, यहाँ कैशियर क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया, कैशियर पैसा घर ले गया और बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा रहा है कि डेटर से पैसा मिलने वाला है, जबकि रियलिटी में डेटर पैसा दे चुका है ना। नेक्स्ट, फिक्स्ड रूल्स। Certain special transactions such as bad debt, allowances, return, commissions, writing of assets should be accounted for strictly in accordance with the predetermined rules. कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे हम क्रिटिकल चीज़ों के लिए और अकाउंटिंग के समय उस पे जरूर से ध्यान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 13, फाइलिंग सिस्टम। There should be a proper system of filing all correspondence, documents and files. फाइलिंग सिस्टम मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को हम कैसे मेंटेन करते हैं, बुक्स ऑफ मतलब जो फाइल्स मेंटेन करते हैं, तो ठीक से प्रॉपरली हर एक लेटर, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पेपर प्रॉपरली फाइल किया गया है, उसको ठीक से सही जगह पे रखा गया है, सो दैट टाइम आने पे वो पेपर जो है हमको मिल जाएगा। ठीक है। वरना कई बार क्या होता है, काम के डॉक्यूमेंट्स होते हैं लेकिन हम उसको ठीक से नहीं रखेंगे, तो जब जरूरत पड़ता है तो हम उसको खोजते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 14, सेफ्टी मेजर्स। एडिक्वेट सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ रिसीव बुक, चेक बुक, बिल बुक, फॉर्म एटसेट्रा। ठीक है। तो बुक जो भी चीजें बिजनेस में यूज होती है, जैसे कि कैश बुक हो गया, चेक बुक हो गया, बिल बुक्स हो गया, उसको ठीक से सही से रखना जरूरी है, सो दैट उसकी चोरी ना हो, है ना। फ्लेक्सिबल सिस्टम। द इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जरूरत के हिसाब से बदल सके हम लोग। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस ऑफ द
बिजनेस बिजनेस में जैसे जैसे जो चीज का जरूरत है उसके हिसाब से हम चीजों को चेंज कर सके उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। ठीक है। लास्ट, पीरियोडिक रिव्यू, टाइम टू टाइम चेक करना। द इंटरनल चेक सिस्टम शुड बी इवेल्युएटेड from time to time and provision should be made to make necessary changes in the same। तो टाइम टू टाइम हमको अपने इंटरनल चेक्स को क्रॉस चेक करते रहना चाहिए, इवेल्युएट करते रहना चाहिए और जो भी उसमें नेसेसरी चेंजेस है उसको लेकर आना चाहिए। क्लियर है? तो दीज आर ऑल फीचर्स ऑफ अ एफिशिएंट इंटरनल सिस्टम। कोई भी हम अगर 10 पॉइंट के आसपास भी लर्न कर लेते हैं तो सफिशिएंट होगा। यहाँ तो ऐसे 16 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है। इंटरनल चेक के बारे में इतना कुछ पढ़ लिया है। अब ये जो एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है, मोर और लेस जो चीजें हम पढ़े हैं वही चीज सबके बारे में यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है। एक छोटा सा रीडिंग करना है, आराम से समझ में आएगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल चेक। 2 क्लास हो गया इंटरनल चेक पढ़ रहे हैं हम लोग, हर एक एडवांटेज डिसएडवांटेज हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर रखे हैं। तुमको बस एक छोटा सा रीडिंग करना है और बहुत ही नेग्लिजिबल चांसेस भी है इसका एग्जाम में आने का, लेकिन छोड़ के नहीं जाना, एक रीडिंग कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा वो। क्लियर है? ये इस वीडियो में इतना इंटरनल चेक के बारे में। आने वाले क्लासेस में हम पढ़ेंगे इंटरनल ऑडिट के बारे में। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, इंटरनल कंट्रोल अलग चीज़ है, इंटरनल चेक अलग चीज़ है। अब हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट विल बी इंटरनल ऑडिट। ठीक है, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड